मैंने चैट जीपीटी से पूछा कैन एआई डिसरप्ट सीमेंट, और नॉट वेरी सरप्राइजिंगली जो आंसर मुझे मिला, शायद आप गेस कर सकते हैं, was something along the lines ki while AI cannot disrupt cement industries, it can make the process of existing companies more efficient. Hi, my name is Rahul. I am a CFA charter holder. I've been investing since 2014 और इस वीडियो में हम सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में यहाँ पे 5 टॉपिक्स हैं। पहला है हम पोर्टर्स 5 फोर्सेस एनालिसिस को इम्प्लीमेंट करेंगे सीमेंट सेक्टर पे, जिसमें से पहला क्वेश्चन हम ऑलरेडी, सेकंड वन इज हाउ टू एनालाइज सीमेंट कंपनीज, थर्ड इज द प्रॉब्लम विद द इंडस्ट्री इन द लास्ट 10 years, फोर्थ इज अदानीज entry and how it is changing the industry, and the fifth one is sector's investment thesis, right? And also the risk associated with this thesis. Just to give you a disclosure that I am not SEBI registered, the idea of this video is purely educational, तो please ये चीज ध्यान में रखें जैसे आप इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे. I also want to attribute a large part of the content is coming from Ikigai Asset Managers. मैं उनका लिंक वेबसाइट का और प्रेजेंटेशन का जो उन्होंने सीमेंट सेक्टर पे निकाली थी, मैं उनका लिंक नीचे दे दूंगा in the description, so please you can check it out if you like. With that, let's move on to the first topic. So Porter's 5 forces analysis को आगे लेते हुए, the second question we can ask is, can China dump cement? Now this is interesting because चाइना की जो कैपेसिटी है वो nearly 3 to 4 times India's entire capacity, right? So they have over 2 billion. At the peak they were 2.5 billion metric tons. We are somewhere around 600 to 650 million tons at the moment. So and also we know कि क्योंकि चाइना के रियल एस्टेट काफी डाउन टर्न में चल रहा है, and because 60 to 70% of the cement goes to the real estate industry, so logically it would mean that China should be dumping cement in India. But अगर आप डेटा देखें तो चाइना actually exports no more than 3 million tons, which is nothing compared to the overall capacity it has. So why is that, right? That is another question that we're going to learn as we continue forward. The third question is, can suppliers gang up against cement companies? अब यहाँ पे suppliers कौन है, right? सीमेंट कंपनीज के लिए जो प्राइमरी रॉ मटेरियल है वो लाइमस्टोन होता है. दीज आर माइंस, यू हैव टू माइन लाइमस्टोन आउट. देर आर ऑल्सो अदर रॉ मटेरियल्स, बट ये प्राइमरी रॉ मटेरियल है. और क्योंकि गवर्नमेंट माइनिंग लीजेस देता है, सो गवर्नमेंट इज द की सप्लायर. एंड यहाँ पे कुछ हद तक गवर्नमेंट के पास काफी पावर है, बिकॉज गवर्नमेंट कैन कैंसिल लीजेस. हाउएवर दैट risk is very regional risk. So if there is a company जो particular region में है, उनके लिए ये risk, जो supplier concentration का risk है, supplier के पास ज्यादा negotiating power होने का जो risk है, वो very region specific है, right? Third is, can customers negotiate better prices? Now customers जब हम बात करते हैं, 2 तरीके के customers होते हैं. एक ट्रेड जिसको कंपनीज कहती हैं, जो विच आर बेसिकली रिटेल एंड स्मॉल कॉन्ट्रैक्टर्स, स्मॉल बिल्डर्स, राइट? यहाँ पे प्राइसिंग थोड़ी सी बेटर मिल्स एंड कंपनीज. और दूसरा इज लार्ज प्रोजेक्ट्स, एयरपोर्ट्स, हाईवेज एंड लार्ज प्रोजेक्ट्स लाइक दैट. सो वहां पे डेफिनेटली लार्जर कस्टमर्स कैन नेगोशिएट बेटर प्राइसेस. बट जनरली बिकॉज एक सीमेंट एक कंपनी की और वही टाइप की सीमेंट दूसरी कंपनी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता. स्विचिंग कॉस्ट, जैसे कि अक्षय कुमार हमें बता रहे हैं, स्विचिंग कॉस्ट इज लो और हाई डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट, बट इट्स वेरी लो फॉर सीमेंट, राइट? सो इसी की वजह से जो नेगोशिएटिंग पावर है कस्टमर के पास थोड़ी सी ज्यादा रहती है, डिपेंडिंग ऑन हाउ कॉन्सेंट्रेटेड दे आर, एंड दैट इम्पैक्ट्स द इंडस्ट्री डायनामिक. द लास्ट क्वेश्चन आई हैव अलोंग दीज लाइन्स इज, क्या वीसीज एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हैं टू फंड द नेक्स्ट सीमेंट यूनिकॉर्न? And the answer is no, right? Smart people from IIT, IIMs are not dropping out of college to start cement companies. So therefore, the risk of competition, it seems, should be low. However, this is the peculiarity जो हम आगे सीखेंगे, जो exist करती है cement industry में, and that might be changing, right? So पोर्टर्स 5 फोर्सेस को यूज की इंडस्ट्री कैसे स्ट्रक्चर हो सकता है, जैसे थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स इज रिलेटिवली लिमिटेड. बार्गेनिंग पावर ऑफ buyers is depending on how concentrated they are is low, but still cement is a commodity. Bargaining power of suppliers is high, tends to be high, but क्योंकि गवर्नमेंट भी एक पार्टनर है, वहां पे इंसेंटिव बहुत ज्यादा नहीं है सप्लायर्स का ज्यादा डिसरप्ट करने का. थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स सीम्स टू बी लो. इंडस्ट्री राइवलरी, यू वुड इमेजिन कि बहुत ज्यादा राइवलरी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज एज वी विल फाइंड आउट it requires a lot of capex, right? So with that we have some sense, and maybe we can conclude that
what we learn is that cement is a low value, with little differentiation. It is cyclical and it is a high capex industry. By low value, I mean अगर आप इस चार्ट को देखें तो यहाँ पे प्राइसेस 323, 370 इस रेंज में चल रहे हैं. दिस इज पर 50 kg bag, which means prices are no more than 5 to 7, 5 to 8 rupees per kg, right? So this is a very low value kind of commodity, and it also has very little differentiation because जैसे हमने डिस्कस किया कि एक सीमेंट वर्सेस दूसरा सीमेंट बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, और इसी की वजह से फर्म्स जो हैं इस सेक्टर में दे आर प्राइस टेकर्स. यू कैन नॉट रियली डिटर्मिन द प्राइस. There are nuances to this where certain brands in certain regions tend to command slightly higher premiums, but that again is subject to other factors such as demand and supply, right? So when you have an industry जहां पे आपके हाथ में pricing नहीं है, जो एक commodity है, जहां पे काफी ज्यादा capex लगता है इन capacities को operate करने का, maintain करने का, वहां पे logically what it seems to be is that scale and low cost production seems to be the key, right? और ऐसा भी लगता है बिकॉज यहाँ पे केपेक्स ज्यादा है, बिकॉज एंट्री बैरियर्स हाई होने चाहिए, ऐसा लगता है कि लिमिटेड कंपटीशन होना चाहिए. सरप्राइजिंगली दिस इज नॉट द केस with the industry at the moment. And if we look at the rest of the world, concentration seems to be a natural phenomenon. अगर हम United States, UK, China, Colombia, I mean most of the countries we see that the top 2 to 4 players hold 70 to 80% or more of market share. So why are things different in India, and are they changing? What are the factors that might lead to this change? Because it turns out this consolidation, this presumably natural जो फिनोमिना है इस इंडस्ट्री के लिए, उस डायरेक्शन में बढ़ना towards concentration, this seems to be happening as we speak. Now let's move on to the next topic, which is how to analyze cement companies. What are the important factors to look for when you compare two cement companies? The first topic in this section is, let's start off with the basics, right? So we already discussed कि cement एक बहुत ही low value commodity है, 5 से 7 रुपए इसका दाम है, शुगर 38 से 40 रुपए है, स्टील 45 से 55 रुपए, tomato is 40 to 50 rupees, milk. So cement seems to be a very low value, and it's also bulky, right? Because एक बैग 50 रुपए का है, 50 kg का बैग है, और उसकी वैल्यू 5 to 7 per kg है. It is not value. So इसके consequences क्या है? What we find out is that if we break down the cost, and we'll get more into it on the cost front, because we discussed कि cost competitiveness becomes very important for an industry सीमेंट जैसी, हमें ये पता लगता है कि अगर हम दो कंपनीज अल्ट्राटेक और श्री सीमेंट को एनालाइज करें और उनके कॉस्ट देखें, एक तो है क्लिंकर ट्रांसफर, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, हम इसमें बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे अभी, और दूसरा है फिनिश्ड गुड्स का ट्रांसपोर्ट. हमें पता लगता है कि 1300 रुपए FY23 में 1350 रुपए अल्ट्राटेक ने खर्चे थे टोटल फ्रेट कॉस्ट में, और अगले साल 1355. श्री सीमेंट हमें पता लगता है कि 1189 and 1169, right? So this is per metric ton. अगर हम इस सीमेंट के बैग को, अगर मान लीजिए 350 रुपए पर बैग है और एक बैग 50 किलो का होता है, तो एक टन में 20 बैग होंगे कि करीब करीब 7000 किलो पर मेट्रिक टन, राइट? एक कमोडिटी जिसका दाम 7000 किलो पर मेट्रिक टन है, उसमें अगर फ्रेट कॉस्ट ही 1300-1400 रुपए लग रहा है, सो इट इज क्लोज टू 20%, राइट? सो 20% ऑफ योर कॉस्ट इज गोइंग टू लॉजिस्टिक्स ओनली, विच इज अ हाई कंपोनेंट ऑफ द कॉस्ट. और इसी रीजन की वजह से आप बहुत लंबे डिस्टेंसेस तक सीमेंट को नहीं ट्रांसपोर्ट कर सकते, और इसीलिए ये एक रीजनल बिजनेस है. सीमेंट बिजनेस में 6 रीजन्स हैं, लार्जली इन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, मेनली फॉर द पर्पस ऑफ मार्केटिंग एंड जस्ट अंडरस्टैंडिंग द मार्केट. ये नॉर्थ, सेंट्रल, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, राइट? ये फिगर्स डोंट मीन मच, यहाँ पे एक कोई ग्राफ है, मैंने किसी ब्लॉग से उठाया है तो उसे इग्नोर करें, बट मेन पॉइंट इज कि यह एक रीजनल मार्केट है. दूसरी चीज है कि जैसे हमने डिस्कस किया, क्योंकि ये बल्कि प्रोडक्ट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लॉजिस्टिकली आप बहुत दूर तक नहीं ट्रांसपोर्ट कर सकते, क्योंकि ये एक कमोडिटी है, इसी की वजह से कॉस्ट कंपेटिटिवनेस बहुत जरूरी है. और कॉस्ट कंपेटिटिवनेस को समझने के लिए हम उसको फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं. पहला तो है रियलाइजेशन कि हमारा ब्लेंड रेशियो क्या है, हमारी कैसी टाइप की सीमेंट है, बिकॉज सीमेंट भी एक
टाइप की नहीं होती है, यू कैन हैव डिफरेंट टाइप्स, यू नो, द ब्लेंड रेशियो विल डिटरमिन आपका क्या रियलाइजेशन है पर मेट्रिक टन। दूसरा है जो कॉस्ट के तौर पे रॉ मटेरियल कॉस्ट इज अ की वन, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कितना क्लोज है वो लाइमस्टोन माइन से। पावर एंड फ्यूल इज अ ह्यूज कॉस्ट, राइट। फ्रेट कॉस्ट एज वी जस्ट डिस्कस अराउंड 20%। प्लांट विंटेज, टेक्नोलॉजी नई है पुरानी है, एंड ब्लेंडेड सीमेंट रेशियो, राइट। सॉरी, यहाँ पे ब्लेंड का मतलब है कि ट्रेड वर्सेस आई वुड से लार्ज बायर या इंस्टीट्यूशनल, राइट। यहाँ पे ब्लेंड का मतलब है कौन से टाइप की सीमेंट, राइट। सो विद दैट लेट्स गो डीपर इनटू ईच ऑफ दीज सब हेड्स। पहली बात जो टॉपिक है लोकेशनल इकोनॉमिक्स। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हमने डिस्कस किया कि अगर माइन यहाँ पे है, जितना पास मेरी प्रोसेसिंग या मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उतना ही मेरे लिए कॉस्ट बचता है। और क्योंकि हमने देखा कि लॉन्ग डिस्टेंसेस पे इट कैन हैव सच अ मैसिव इम्पैक्ट, इसीलिए माइन के बहुत क्लोज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम ग्रॉस मार्जिन देखते हैं, सो इवन दो यू नो रॉ मटेरियल्स आर इंपॉर्टेंट, वी सी दैट रॉ मटेरियल पर से on its own does not account for a large part of the total cost। जैसे श्री सीमेंट है, seems to be the most efficient, यहाँ पे इनका ग्रॉस मार्जिन जो है 92% है, मीनिंग सिर्फ अराउंड 8% is the raw material cost, right? ACC, one of the better players, larger players, Ultratech 83%. So anywhere from 8 to 20% it seems is the raw material cost. And as we already discussed, यहाँ पे freight क्योंकि बहुत जरूरी है, regional dynamics बहुत important है, and therefore the capacity, the manufacturing capacity should be as close as possible, right? So pehla hai locational economics. The second one is power and fuel, and this is quite interesting because agar hum top 6 companies ko dekhein तो largely under 20% रहा है ये trend over the long term, right? At least since 2016. But we see there was a huge jump, I think across the board for every company, there was a huge jump. And the reason for this was after the COVID crisis, there was a huge surge in commodity prices, I think across commodities. And that is what led to the increase in costs on the power and fuel front, and which made they were not able to be very competitive. Their EBITDA per margin went down because of that. And we also see that to save power costs, we're looking at companies who are increasingly adopting green energy. जितना ज्यादा ग्रीन एनर्जी का मिक्स उतने ही आपका ओवर पावर कॉस्ट पर टन। वैसे इन सारे कॉस्ट को पर टन बेसिस पे देखना चाहिए, बट फॉर ईज वी आर नॉट गेटिंग इनटू दैट। पावर कॉस्ट पर मेट्रिक टन, और जितनी ज्यादा ग्रीन एनर्जी होगी, बिकॉज ग्रीन एनर्जी इज 40 to 50% cheaper, and while waste recovery is 70 to 80% cheaper according to the presentation I was referring to। इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जरूर इसे चेकआउट कीजिए। So thank you to Ikigai Asset Manager. So this is where we stand on the power and fuel costs. It's very important to manage these costs. The next one is blending ratio, कि कितनी percentage of the cement is quote unquote premium. Because ऐसा देखा गया है कि there are certain types of cements that are a little more premium, और जितना ज़्यादा blend होगा total sales में, आपकी जो realization होगी वो भी ज़्यादा हो सकती है। So Shree Cement for example is 73%, Ultratech 84%, and you know the various numbers. So all of these factors combined come down to one metric, which is EBITDA per ton. And what we are seeing is actually December 2023 से लेकर there has been a downward trend. आप across the board अगर देखेंगे cement companies, their margins are compressing, and because they are high operating leverage, इसका मतलब ये है क्योंकि fixed cost high है relative to sale, जैसे ही थोड़ा सा भी drop होता है उसकी वजह से जो overall drop in your margins, in your profitability, that is significant. So last 3-4 quarters से prices जो है contract होते जा रहे हैं। उसका एक reason ये है कि economy slow हो रही है, दूसरा reason ये भी है कि there is a little bit of seasonality. There is an element of seasonality. ऐसा देखा जा रहा है कि third quarter में we are seeing prices recover by 20-30%. This is expected. We're already seeing in different region prices go up by varying percentages, but we can see that since the third quarter 1200, 1023, 810, so there was a downward trend in prices, right? And this is very important, this part, that prices are going up, because again operating leverage की वजह से जब prices ऊपर जाते हैं तो वहां पे भी एक magnified impact आता है profitability पे। So one problem, however, has been that even though EBITDA per ton is a low bulky commodity,
प्राइसेस एक रेंज में रहे हैं, हमें ऐसे देखने को मिलता है कि सप्लाई एडिशंस हैव आउटपेस्ड डिमांड ग्रोथ। अगर पिछले 10 साल में देखें तो देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ एडिशंस। साउथ रीजन में सबसे ज़्यादा कैपेसिटी एडिशन हुई है। उसके कुछ रीजंस ये हैं कि एक तो बैंगलोर, चेन्नई, दीज मेन metro cities, they're in the south. Secondly, the policies were favorable. Third, 10 साल पहले ऐसा हुआ था कि north region was more kind of I would say oversaturated, and therefore cement companies all decided to go to the south where there was an opportunity. So because of various host of factors, यहाँ पे जो competition है साउथ रीजन में सबसे ज़्यादा है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा capacities add हुई हैं, and that has become a problem. Because of this oversupply, what we're seeing is कि at least पिछले 10 सालों में 2010, 11, 12 से prices have not really moved up. 300 से 350 maximum prices गए हैं, and as we already discussed, because capacities have outpaced demand, the capacity utilization again for the sector as a whole is pretty low, and this can vary across regions significantly. It can also vary across players significantly. So there is a benefit to being a large scale player which operates efficiently, as we have said multiple times, right? And because of this, because prices have not moved, because supply has outstripped demand, because of these factors, what we're seeing now is जो return on capital है, they are almost below, they're not almost, they're definitely below FD rate. So in this context, it doesn't really seem that the existing players should be investing more. अगर हम देखें according to this calculation, and you can pause and check out the exact calculation, but ऐसा लगता है कि 3% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी नहीं आ रहा एग्जिस्ट अगर नई कैपेसिटीज आज लगाई जाए $90 पर टन, विच इज अराउंड 7,200 to 7,600। तो इस रेट पे अगर नई कैपेसिटी लगाएंगे तो द रिटर्न इज लिटरली लेस देन एफडी। और अगर ये हमें समझ आ रहा है तो जो कंपनीज चला रहे होंगे उन्हें भी समझ आ रहा होगा, राइट? सो इट सीम्स दैट इट डजंट, द बिजनेस सीम्स टू नॉट बी वायबल एट current rates, and therefore there is not much investment per se. Instead, what is happening is there's a lot of consolidation. क्योंकि नई capacities लगाने में $90 लग रहे हैं and already over capacity है, so it doesn't really make sense for existing players to kind of put new capacity. Instead, they are consolidating. The industry is in a consolidation mode. And this is what we discussed right in the beginning. Because across the world, अगर आप देखें, top 2 to 4 cement companies occupy more than 70, 80, 90% of the market share. And पिछले 10 सालों में, at least in India, that has not been the case, and it is moving in that trajectory according to the data that is coming out. Also, another significant move that we learn from the Ikigai presentation and from the research that I conducted post coming across this presentation is that the South region, which has been the key problem, is also now consolidating. In fact, now Ambuja and Ultratech, the two bigger players, Ambuja is Adani owned and Ultratech, right? These players own more than 50% in the South region as well, right? And this is owing to a bunch of acquisitions they have done. So अगर हम यहाँ देखें तो Ambuja ने Pena, so किस region में south, right, south. So most of the acquisitions since 2023, and by the way पिछले 10 सालों में more than 15 acquisitions have happened in the sector, and आप notice करेंगे कि सारी, at least most of them are below that $90 of greenfield, right? So this is an interesting trend that is happening in the cement sector, and it kind of is logical because for the industry to actually move from this current pricing, which is not sustainable, which is not giving the right ROC to existing companies, they must consolidate. And the hope is, the logical conclusion is that prices should go up at some point. So what happens if prices go up? According to the estimates that we have gotten, if we calculate for the top 10 players, we see that ₹1 price agar बढ़ता है per bag, right? So we're seeing 67 billion, which is 6,700 crores of EBITDA goes up. 2% EBITDA increase hota hai, of price increase has a significant operating leverage attached to it. If you look at some of the numbers over here, and 270 metric tons जो है अभी तक H1 के figures को अगर हम analyze करें तो 270 metric ton आता है. अगर 15% से भी ये volumes grow करती हैं, right? So it means that 27 में हम 357 metric ton पे होंगे. EBITDA per ton इसी दौरान अगर 850 से 1300 अगर चला जाता है तो
right? And now there are some antitheses or risks involved, or why this might, this price recovery might be longer than we expected. We'll discuss that. But if this goes to 850 to 1300, we're going to look at a CAGR of 42% in the EBITDA, right? But there are problems with this. The risk involved is that valuations of at least the large cement companies, I mean, because they're market leaders, they're the ones that are expected to survive. They are already kind of elevated. And इस topic पे हम deeper जा सकते हैं. We can write a report. You can drop a comment in the comment section. Let us know if you want to know more about this. The second one is the top 5 cement companies have adequate cash flows. So one would imagine that for consolidation to happen, at least the top 2, 3, 4 players should have more cash and the rest should be cash strapped. And it seems that, yes, the larger companies do seem to have more cash. In fact, this is a positive point, but it also means that in pancho playero mein, or the larger 5, 6, 10 players that have the cash, the intensity might continue for longer, especially eventually between the last 2 largest players, Ambuja and Ultratech. और इस कंपटीशन की वजह से, मार्केट शेयर गेन की वजह से हो सकता है प्राइसेस शायद ना रिकवर करें इन द रिक्वायर्ड टाइमलाइन एंड टू द एक्सटेंट दैट वी want. The third one is the economy has already been slowing down for the last 3 quarters. If it continues to slow down, the capacity utilization will not go up. So, and obviously that's not good because most of the cement demand is satisfied by the infrastructure sector, the real estate sector. So those are some of the risks that are involved with the current thesis. But as we discussed, if this goes up, we're looking at significant operating leverage. We are looking at significant earnings CAGR, which is going to be much higher likely than Nifty. So with that, hopefully this was a great video for you. Agar aap abhi tak sun rahe hain, please don't forget to subscribe, and see you in the next video. Thank you.